नमस्कार। अभी हाल में बहुत सारे देश के दुश्मन बाहर मारे गए। मतलब कौन? निज्जर, वो प्लम्बर जिसको कनाडा ने बताया ये प्लम्बर है, लेकिन वो था खालिस्तानी। उसके साथ-साथ और भी मारे गए हैं, पाकिस्तान में मारे गए हैं। अवतार कांडा मारा गया। और भी कुछ लोग हाफ़िज़ सईद का बेटा भी ऐसा बताया जाता है कि हाफ़िज़ सईद का बेटा भी उनमें से था। अभी कल ही मुफ्ती कैसर फारूक जो कि लश्कर-ए-तैयबा का था, वो मारा गया। उससे पहले 2 दिन पहले कराची में ज़ियाउर रहमान नाम का एक हिज़्बुल मुजाहिदीन का लीडर मारा गया। इतने सारे मारे जा रहे हैं और हमारे ओपोनेंट्स बोल रहे हैं ये रॉ करा। पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर जो कि अभी इंटरिम जो गवर्नमेंट है उसके इंटीरियर मिनिस्टर, ये सारे के सारे इंटरिम गवर्नमेंट के जो इंटीरियर मिनिस्टर्स हैं ना, और इंटरिम गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर भी, ये सारे के सारे मटके में से पर्ची निकाली कि प्राइम मिनिस्टर ये बनेगा, बन गए। तो ये सब के सब बोलते भी वैसे ही हैं। तो इंटीरियर मिनिस्टर जो हैं, ये भी किस्मत, इलेक्शन में म्युनिसिपैलिटी का नहीं जीते हैं, मिनिस्टर बन गए हैं। वो बोल रहे थे कि बलूचिस्तान में जितनी भी हाल में वो हुए हैं, ब्लास्ट हुए हैं या टेररिस्ट एक्टिविटी हुई है, सारे एरिया में करेंगे। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर डी के पांडे जो कि एक डिफेंस एक्सपर्ट हैं। सर, बहुत-बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। सर, ये जो हमारे ऊपर आरोप लग रहे हैं इंडिया के ऊपर, निज्जर का मर्डर और इसका कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि भई वी हैव क्रेडिबल एविडेंस, आज तक वो एविडेंस हमें दिखा नहीं है। और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने भी बोला कि इंडिया गवाह है। क्या सच्चाई है इसमें? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं बहुत-बहुत धन्यवाद आपको देना चाहूँगा, आपके शो पर आने पर मुझे एक अत्यंत आनंद की अनुभूति होती है और निश्चित रूप से आप इसके लिए बधाई के पात्र हैं। एक अच्छा प्रोग्राम और अच्छी इतनी फैन फॉलोइंग है आपकी, वो बताती है कि आपके प्रोग्राम में कितना गहनता है। अब आते हैं हम महत्वपूर्ण मुद्दे पर कि ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। इंडिया में हम चाहते तो ऐसा हो, लेकिन सौभाग्यवश अब होना शुरू हुआ, लेकिन इसमें हम शांतिप्रिय देश है शुरू से और हमारा इसमें कोई रोल है मुझे कहीं कभी लगा नहीं। हाँ, एक नैरेटिव ज़रूर सेट किया हुआ है अक्रॉस द ग्लोब, ये है कि भारत-पाकिस्तान के बीच में तनाव है और भारत चाहता है कि जो उसके भारत विरोधी तत्व हैं, उनको निर्मूल नष्ट कर दिया जाए। देखिए, चाहते तो सभी देश हैं कि उनके जितने विरोधी हैं निर्मूल नष्ट हों। तो क्या हमारे पास वो काबिलियत है? क्या हमारी वो पॉलिसीज़ है? क्या हमने कभी ऐसा किया? इतने वर्षों से भारत जो है वो एग्ज़िस्ट कर रहा है और क्या हमने इस नीति पर कभी विश्वास किया? नहीं। और हम तो उल्टा वसुधैव कुटुंबकम और वन फैमिली और वन अर्थ एंड वन फ्यूचर की बात करते हैं, तो उसमें तो ये सब कहीं नहीं आता और हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर मिस्टर डॉक्टर जयशंकर ने भी कहा कि भारत की गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है जिसमें कि हम ऐसे एक्शन लें। क्योंकि अगर गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी पॉलिसी होती है तो निश्चित रूप से उसके लिए वेयर-विदॉल रिसोर्सेज़ सब कुछ होना ज़रूरी है। जहाँ तक बात है रॉ का काम क्या है ये हमको सब पता है, लेकिन रॉ भी करवाएगी उसका कोई उचित लगता नहीं, क्योंकि वो तो इतने वर्षों से ये लोग तत्व जी रहे हैं। जो सईद मिर्ज़ा हैं हाफ़िज़ मिर्ज़ा सॉरी, ये कितना भारत के विरोधी रहे हैं और आतंकवाद को कितना बढ़ावा दिया, कश्मीर में होने वाले जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं, उसके कितने बड़े वो नुमाइंदे हैं, ये हम सबको पता है। लेकिन हमने कभी उनको समाप्त करने का नहीं सोचा। बीच में उनके घर के पास 2 वर्ष पहले बम जब फटा उनके पड़ोस में तो भी कहा कि भारत का हाथ है। अरे भाई, भारत का हाथ होता जब बम फोड़ सकता है भारत उनके पड़ोस में, तो उनके घर में क्यों नहीं फोड़ता? तो ये कुछ बातें हैं जो कि एक नैरेटिव सेट कर दिया जाता है और उसके अंतर्गत ये बातें चलती रहती हैं। लेकिन अभी जिस प्रकार से ये क्रम पिछले अगर देखें 1 महीने से भारत विरोधी तत्वों को समाप्ति हो रही है और अननोन फेस या अननोन नाम का व्यक्ति कौन आ गया है जो कि इतनी चतुरता से काम कर रहा है। और मज़ा चीज़ ये है कि मैं देख रहा था कि बहुत मुफ्ती कैसर फारूक की बात कर रहा हूँ मैं, जिनको कहा जाता है कि वो लश्कर-ए-तैयबा के फाउंडर मेंबर हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण थे उनके लिए, आतंकवाद में वो एक्सपर्ट थे और जिस प्रकार से पॉलिसी स्ट्रेटजी बनाते थे वो काफ़ी कामयाब होती थी। तो भाई ऐसे आदमी को, और जो अब चैनल सभी चैनल्स पर वीडियो आ रहे हैं कि किस प्रकार से उनको गोली मारी गई, सीसीटीवी फुटेज दिखाई जा रही है। तो क्या सीसीटीवी फुटेज में वो आदमी नहीं दिख रहा जिसने गोली मारी? क्या सीसीटीवी ऐसा कुछ रोड है जिस पे कि केवल गोली खाने वाला तो दिख रहा है, गोली मारने वाला गायब है और कहा जा रहा है कि वो बाइक पे आए और लोग चले गए। कहाँ चले गए? कहाँ से आए? क्या सीसीटीवी कैमरा एक ही था?
तो बहुत सारे प्रश्न हैं जो कि बताते हैं कि कुछ दाल में काला हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये है कि हमको चीज़ों को जोड़ना पड़ेगा इस प्रकार से। क्यों उसके पीछे ऐसा सोच क्यों पैदा होती है? 2 बहुत ही महत्वपूर्ण कारण हैं। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान में राजनीतिक उथल-पुथल और इकोनॉमिक आर्थिक उथल-पुथल में कहीं कोई कमी नहीं आई है। 2 दिन पहले हम लोगों ने ये देखा कि चाइना और सऊदी अरेबिया से $11 बिलियन की दरकार है, पाकिस्तान को माँग रहा है कि भई हमें दे दीजिए, ताकि जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के जो बेल आउट प्रोग्राम है, उसको ट्रैक पर रख सकें और जो उनकी माली हालत है वो दुर्दशा तक नहीं पहुँचे। बहुत बुरा हाल हो जाएगा अगर वो अ, उसको ऐसा नहीं किया, तो उनको पैसे की आवश्यकता है। अब ये इम्पोर्टेंट पॉइंट क्यों हो जाता है? क्योंकि अगर हमको ध्यान हो कि पाकिस्तान का क्योंकि आतंकवाद के साथ जुड़ाव है और पूरा विश्व जानता है कि आतंकवाद किस प्रकार से पनपता है पाकिस्तान में, क्योंकि वहाँ की सरकार भी उनको मदद करती है आतंकवादियों को। तो इनके मद्देनज़र अगर देखें इतिहास, तो 2008 में पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में आया एफएटीएफ की। और ध्यान रहे एफएटीएफ जो है एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जो कि 1989 में बनी थी, ताकि जो मनी लॉन्ड्री करते हैं, टेरर फाइनेंसिंग करते हैं जो मुल्क, और ऐसे इंटरनेशनल फाइनेंस सिस्टम को जो अटैक कर सकते हैं, तो उसके खिलाफ ये बॉडी बनाई गई जो कि पश्चिमी देशों पर ऐसे देशों पर निगरानी रखती है कि क्या वो अपने फंड को डाइवर्ट कर रहे हैं इन गलत कामों में। तो पाकिस्तान को 2008 में रखा गया। फिर 2008 से 2012 में रिव्यू की बात जब आई तब भी रहा, और 2008 से 2015 बहुत लंबा अरसा है। 7 साढ़े 7 साल आप ग्रे लिस्ट में रहे, क्यों रहे? ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि पाकिस्तान क्या इन 7 सालों में कुछ नहीं कर पाया कि वो लिस्ट से बाहर निकल सके? फिर 2018 में दोबारा उसको ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया। मुश्किल से 2.5 साल बीते होंगे तो फिर दोबारा आ गए, और वो 27 पॉइंट उनको दिए गए भाई कि आप ये जो 27 बिंदु हैं इन पर एक एक्शन प्लान तैयार करिए और बताइए, अगर एक्शन प्लान तैयार हो जाता है तो हम आपको लिस्ट से बाहर निकाल देंगे। पाकिस्तान ने बहुत प्रयास किया, और जितने एक्सपर्ट थे, दुनिया के जो एक्सपर्ट्स हैं जो कि हिसाब-किताब को फिट कर सकते हैं, फिट कर सकते, दुरुस्त की बात नहीं कर रहा हूँ, फिट कर सकते हैं। जो आवश्यकता है उसके अनुरूप पेश कर सकते हैं। उन उस्तादों को देखा गया, और 2020 में लगभग उन्होंने देखिए थ्योरेटिकल है, पेपर पे आपको लिख के देना है कि हम ये कर रहे हैं, आपकी बॉडी देखेगी और क्या करेगी, वो बहुत सारे अलग मुद्दे आते हैं। इन्होंने 21 बिंदुओं पर हामी बता दिया कि हमने एक्शन ले लिया है, 27 में से 6 बिंदु बचे थे, जिनको कहा गया कि भई हम कर रहे हैं धीरे-धीरे, और 2021 तक जब टीम आई रिव्यू करने, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अब हम ग्रे लिस्ट से निकाल सकते हैं, और पाकिस्तान जो है उसने आवश्यक कदम उठा लिए हैं, जिसकी मदद अब हमको लगता है कि उनकी फंडिंग नहीं आ रही। तो देखिए मज़ा चीज़ें क्या है, उसका एक ट्रैक रिकॉर्ड एफएटीएफ में, तो एफएटीएफ की आँखें जो है वो अभी भी माइक्रोस्कोप लगा हुआ है पाकिस्तान के ऊपर। और ऐसे हालात में जब उनको इतने पैसे की ज़रूरत है, देश जो है बहुत ज़बरदस्त इकोनॉमिक क्राइसिस में है, खाने-पीने के लाले पड़ रहे हैं, पेट्रोल की कीमतें कहाँ जा रही हैं, डॉलर डॉलर की वैल्यू देखिए कहाँ जा रही है। इस समय जिस प्रकार से उनकी आर्थिक स्थिति डमाडोल है और बद से बदतर होती जा रही है। ऐसे हालात में जो एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्ट था कि आप अपने यहाँ आतंकवाद को समाप्त करिए, तो एटलीस्ट एफएटीएफ को दूर रख लेते हैं, और अगर इसमें एफएटीएफ को दोबारा कहते हैं कि वो उन्होंने अपने फंड्स को लगा रखा टेररिज्म की तरफ, तो निश्चित रूप से उनको बेल आउट पैकेज तो वो भूल जाएँगे, और उनकी क्या हालत होगी वो खुद नहीं समझ सकते। तो एफएटीएफ का एक बहुत बड़ा भय, और जो मेरा अनुमान है वो यही है कि ये जितने भी एलिमिनेशन किए जा रहे हैं, वहाँ पर खुलेआम एक आदमी आता है, सीसीटीवी है, उसमें गोली लगती है, और दूसरा आदमी पकड़ा नहीं जाता, उसके पहले क्रम दर क्रम चलता रहता है। साथ में आईएसआई कहती भी कि हमने उनको और अधिक सुरक्षा प्रोवाइड की है, ताकि उन पर अभी आप अधिक सुरक्षा क्यों दे रहे हैं? ये तो समाज के दुश्मन है, पूरे मानवता के दुश्मन है, तो इनको अधिक सुरक्षा की आवश्यकता क्यों पड़ गई? तो ये सब कहा जाता है आसानी से कि हाथी के दाँत जो है वो खाने को कुछ और, दिखाने को कुछ और। साथ में ध्यान रहे कि अफ़गानिस्तान का एक मुद्दा जो उठा बहुत तेज़ी से, अभी वो न्यूज़ में नहीं आ पा रहा है, क्योंकि वेस्टर्न मीडिया जानते हैं कि वो अपने
अपने अनुसार ही खबरें देता है। और एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की जो प्रणाली चली है, हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से रशिया यूक्रेन वॉर के कॉन्फ्लिक्ट को किस प्रकार से खबरों में दिया जाता है और हमेशा दिखाया जाता है कि यूक्रेन जिसकी हालत खराब है, शटडाउन पैकेज के तहत अभी यूक्रेन को मदद मिलना बंद हो गई है, लेकिन अभी तक यूक्रेन को कोई ये नहीं बताने को तैयार है कि यूक्रेन जो है वो प्रेशर में है और वो जेलेंस्की जो है वो युद्ध जारी रखने में मुश्किल होगी उनके लिए। सर तो एक चीज जिस तरीके से ये बोला जा रहा है कि इंडिया नहीं करवा रहा इसे, लेकिन मतलब हो तो इंडिया का फायदा ही ना, हम लोग ही खुश तो इंडियंस ही हो रहे हैं इससे, जो भी कुछ हो रहा है। तो क्या इंडिया को ऐसा करवाना चाहिए अपने दुश्मन, जहां पे भी जो गोल्डा मायर की फिलॉसफी थी जो इसराइल की है कि हमारा दुश्मन कहीं भी हो चाहे वो होस्टाइल कंट्री में हो उसे हम न्यूट्रलाइज करेंगे? देखिए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि ये भारत के दुश्मन आप कह रहे हैं, तो ये थोड़ा-सा ये छोटा फील्ड ऑफ व्यू है। इसको आप बड़े रूप में देखिए, वो इंटरनेशनल आतंकवादी है भाई। तो अगर इंटरनेशनल लेवल पे जो आतंकवादी घोषित हैं और उनका खात्मा हो रहा है, तो पूरा विश्व खुश होगा। भारत भी उनमें एक देश है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ भारत खुश है, भारत बहुत खुश है, पूरा विश्व बहुत खुश है। मैं ये इस प्रकार से देखता हूँ इसको। लेकिन जहाँ तक भारत की, मैंने जैसे शुरुआत ही की क कहा कि हमें वो वेयरविदॉल तैयार करना होगा। हमें इस प्रकार से पूरा स्ट्रक्चर तैयार करना होगा जिसमें कि ऐसी एलिमेंट्स हों, हमारे खुद के शार्प शूटर्स ज़ोन रखने पड़ेंगे, हमें उनको ऐसे कम्युनिकेशन सिस्टम, ऐसे हथियार देने होंगे और उनको उनकी उनकी सुरक्षा का भी हमें ध्यान रखना होगा। किस प्रकार से सारा सिस्टम होगा। आज के ज़माने में जहाँ पर कि आप ज़रा-सी बात करते हैं, आप देखिए ट्रेंडो साहब ने क्या बोला और वो कैसे मान पड़ा। वो क्लेम कर रहे हैं कि एक कहीं कम्युनिकेशन उन्होंने ट्रैप किया है और इसमें वो कहा कुछ बातें ऐसी उनको लगे, क्रेडिबल जो कनाडा बोल रहा है कि क्रेडिबल एविडेंस है, तो क्रेडिबल एविडेंस यही है कि कुछ इंटरसेप्ट किया उन्होंने, कुछ मैसेज हो जिसमें कि उनको लगता है कि शायद इनका हाथ था। अभी क्रेडिबल अगर अगर लगता है तो आप उसको पब्लिक करिए ना। आप उसको भारत में देते, अब देखिए वैश्विक और जो पूरे विश्व में एक कूटनीति का जो नियम बना है कि कोई प्रकार की समस्या अगर किसी दूसरे देश से, तो आप उनको बताइए। सभी सभी देश बराबर हैं, कोई छोटा बड़ा तो नहीं है। सिद्धांत है, छोटा बड़ा क्या है क्या नहीं है वो अलग विषय है, लेकिन सिद्धांत है सभी देश समान हैं, सबके समान अधिकार हैं। तो अगर कर्नाटक को कोई दिक्कत थी तो वो हमको औपचारिक रूप से कूटनीतिक स्तर पर कहता कि हमें ये दिक्कत है और ऐसे-ऐसे समान है। और आप किसके लिए बोल रहे हैं? एक आतंकवादी के लिए, एक समाज के दुश्मन के लिए, जो कि मानवता के खिलाफ है, उसकी उसकी तरफदारी कर रहे हैं, तो क्या मैसेज जाता है? कि कहीं कुछ आपका भी झुकाव है किसी कुछ ऐसे एलिमेंट के साथ, कुछ आपका भी लाभ उसमें निहित है। तो उस संदर्भ में आप देखिए कि ये आतंकवाद को आप इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हैं। भारत निश्चित रूप से, मैं खुद चाहता हूँ कि भारत विरोधी जो हमारे जितने भी देश हैं, बल्कि वो बाकी दूसरे देशों के नागरिक भी चाहते होंगे कि उनके देश के जो विरोधी हैं वो समाप्त हों, ताकि वो लोग सुख चैन से रह सकें। क्योंकि ऐसी जब घटनाएँ होती हैं तो निश्चित रूप से वैचारिक रूप से, आर्थिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से हमारे जो कार्यकलाप हैं, हमारी डीलिंग्स हैं, उस पर कुठाराघात होता है। तो हम नहीं चाहते हो, कोई देश नहीं चाहेगा। लेकिन हम इसे करवा रहे हैं, ये एक नैरेटिव सेट हो रहा है। मैं देख रहा हूँ कि बहुत दिनों से ये चल रहा है कि भारत ने करवा दिया है और रॉ करवा रहा है और एनएससी, भारत के एनएससी जो है वो बहुत गुप्त रूप से लगे हुए हैं। भाई, और दूसरे काम बहुत है करने के लिए। एक नैरेटिव सेट कर रहे हैं और कह रहे हैं भाई चुनाव भारत में भी है, चुनाव पाकिस्तान में भी है, तो दोनों देश चाहते हैं कि कुछ पार्टियाँ चाहती हैं कि देखिए, पार्टियाँ के क्या चाहती, क्या नहीं चाहती वो अलग विषय है। ज़मीनी हकीकत ये है कि आतंकवादी घटनाएँ जो है उनको रोकना ही होगा हमें, कि चाहे कोई सरकार हो, चाहे कोई नेता हो, सर आतंकवाद पर पूर्ण विराम लगाना बहुत आवश्यक है। जी सर, माफ़ करें, मेरे बोलिए। पास एक लिस्ट है, ये सामने एक लिस्ट है मेरे पास। जहूर मिस्त्री जो कि IC-814 का हाईजैकर था, शॉट डेड इन कराची। रिपुदमन सिंह मलिक, ठीक है, इनको अभी मैं इग्नोर करता हूँ क्योंकि ये प्राइम मिनिस्टर मोदी के पाले में आ गए थे, उनको चिट्ठी लिखी थी, इनको भी मार दिया गया था। मोहम्मद लाल ISI ऑपरेटर नेपाल में मारा गया। हरविंदर सिंह संधू जिसने 2021 में RPG अटैक किया था, वो लाहौर में मारा गया। बशीर अहमद पीर HM का कमांडर, शॉट डेड इन रावलपिंडी। साथ में बात करूं तो परमजीत सिंह पंजवार, वैसे तो बड़ी लंबी लिस्ट है, मैं छोटे नाम बता रहा हूँ। परमजीत सिंह पंजवार, शॉट डेड इन लाहौर। अवतार सिंह कांडा died in Birmingham. निज्जर, shot dead in British Columbia. इसमें पन्नू का नाम कब आएगा?
देखिए, जो लिस्ट आप पढ़ रहे हो, लिस्ट मेरे पास भी है और वो लंबी लिस्ट है, इसमें कोई शक नहीं है। और निश्चित रूप से मैं कह रहा हूँ कि देखिए, खैर मज़ाक की बातें अलग हैं, लेकिन अगर आप गलत काम करते हैं, अगर असामाजिक है, कहते हैं ना कि जो आतंकवाद है या जुर्म है, ये अमानवीय चीज़ें हैं, ये रोड ऐसी है जिस पे दौड़ने वाले की एक ही मंजिल होती है, उसका हम्म, खात्मा। हम्म, उसका खात्मा उसके लोग करें या वो सिस्टम करे जो कि चाहता है कि शांति रहे और असामयिक तत्व न पनपे। तो ऐसी रोड पर वो चल रहे हैं, तो निश्चित रूप से आज नहीं तो कल उनकी यात्रा समाप्त होगी। और वो एक दुःख का विषय है कि भटके हुए लोग हैं और सुधरना नहीं चाहते। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है, सुधरना नहीं चाहते और अपने देश में जहाँ वो पैदा हुए, जिस मिट्टी से वो बने पले और आज इस काबिल हुए कि वो कुछ कह सके, उसका उसका प्रति कोई भी जो भावना नहीं होना, ये अपने आप में एक बहुत दुखद विषय है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि ये अच्छी चीज़ है, लेकिन निश्चित रूप से अगर उस रास्ते पे आ जाए तो उनका स्वागत है। क्योंकि हम तो चाहते हैं कि देखिए, भारत तो विभिन्नताओं, विभिन्न संस्कृतियों के साथ एक गुलदस्ता है। कई संस्कृतियां के जो फूल है इस गुलदस्ते में है, तो हमने तो सबका स्वागत किया है। हम सह अस्तित्व पर विश्वास करते रहे हैं। हमारा सनातन धर्म जिसकी चर्चा करते हैं, देखिए उसमें हर एक को पूजा का अधिकार देता है। भाई जो है वो हनुमान जी की पूजा करता है, बहन जो है वो सरस्वती जी की पूजा करती है और पिता जो है वो शंकर जी का और विष्णु, एक परिवार में ही होता है। लेकिन परिवार में बदले कोई किसी ने नहीं कहा आप इसकी पूजा क्यों करते हैं। तो ये हमारा सनातन धर्म में एक डीएनए में है कि हम सब मिलके रहना चाहते हैं। तो आतंकवादियों का समाप्ति तो होना ही है। अब वो जो एंटी टेररिस्ट ग्रुप्स है वो करेंगे या उनके जो राइवलरी ग्रुप्स हैं। जहाँ तक बात है खालिस्तान की, खालिस्तान में देखिए जो 2 ग्रुप हैं वो आपस में एक दूसरे पर बादशाहत हासिल करने के लिए जो कर रहे हैं, वो बात अलग है कि उससे भारत के भी जो है वो भारत को भी उससे लाभ मिल रहा है। लेकिन अगेन मैं कहूँगा जो असामाजिक तत्व हैं, जो आतंकवादी हैं, वो सभी पूरे विश्व के लिए खतरा है। आज जो हमारे साथ है, शायद कल किसी और देश के साथ होंगे और राजनीतिक लोग इसका लाभ उठाने का जो प्रयास कर रहे हैं, वो एक दुखद बात है कि इनको जब तक हम अलग-थलग नहीं करेंगे, तब तक ये लोग पनपते रहेंगे और हमारी जो आर्थिक तंत्र है और राजनीतिक तंत्र है, दोनों के अंदर वो वायरस डालते रहेंगे। तो मैं इससे ज़्यादा मैं कुछ कहना उचित नहीं समझता, क्योंकि खात्मा तो होना है बुराइयों का, आज नहीं तो कल अधर्म का नाश होना है। ये हमारा धर्म भी कहता है, तो मैं उस पर ही राइट। थैंक्स अ लॉट सर। वैसे आपने एक बहुत अच्छी बात बोली कि इंडिया ऐसा काम नहीं करा था। सीधे-सीधे मतलब अगर एक सेंटेंस में बोलूँ तो इंडिया ऐसा काम नहीं करा था। अब हमारे दुश्मन अपने आप मारे जा रहे हों, तो हमारा फ़ायदा ही है और मैं उम्मीद करूँगा कि जो लिस्ट थी, बड़ी लंबी लिस्ट है, पूरी लिस्ट पढ़ूँगा तो लंबा टाइम गुज़रेगा। इस लिस्ट में एक नाम और ऐड हो, उसका नाम मैं पहले भी ले चुका हूँ और तब हम एक डिस्कशन और करेंगे सर। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद सर। थैंक यू वेरी मच। इट वाज़ नाइस टॉकिंग टू यू। जय हिंद।